आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज हमारे बीच में पधारे हैं श्री निर्भय नारायण राव, जो हमारे लोक संचेतना फाउंडेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। और इन्होंने काफ़ी समय से सूचना दे रखा था कि मैं अभी तय नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा आना सुनिश्चित है, आऊँगा ज़रूर। तो आप रायपुर से चल करके फिर देवरिया गोरखपुर होते हुए फिर यहाँ। तो मेरे मानस में ये संकल्प उठा कि जब ये आ रहे हैं तो अपने जितने सहसा हो सके, क्योंकि ये सुनिश्चित नहीं था कि कब ये पधारे। अभी कल जा करके ये तय हुआ कि ये आज यहाँ जरूर उपस्थित हैं। इस नाते सहसा जिन स्वजनों को सूचना मिल सकी और उनमें से जो स्वजन यहाँ आ सके, उस समय आप स्वयं देख ही रहे हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि जो निरंतर कर्मठता के लिए जाने जाते हैं, ऐसे लोगों का समय बहुत जल्दी मिल नहीं पाता, क्योंकि उनका क्षेत्र विस्तृत है और वे विस्तृत क्षेत्र में काम करते हैं। तो यही समझ करके कि जो अपने स्वजन मुलाकात कर लेंगे, कुछ हम लोगों की कार्य योजना भविष्य की बन जाएगी और उसके साथ जो है हम समाज के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। अपनी पहले से ही ये मंशा रही है कि वैसे इस जहां को गुलशन न कर सके, कांटे कुछ कम कर ही गए गुजरे जिधर से हम। तो हमारा उद्देश्य यही है। और उसके साथ साथ ये भी मैं खासतौर से 3 शेर अपने साथ रखता हूँ। एक शेर तो इनके लिए मैंने दे ही दिया है और 2 शेर और अपने पास हैं। अब देखिए, अब मेरे सामने बैठे हैं। तो कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। तीसरा शेर है, चाल वो चल कि पसे मर्ग तुझे याद करे, काम वो कर कि जमाने में तेरा नाम रहे। तो बस इन्हीं तीनों शेरों को अपने साथ जोड़े हुए ये लोक संचेतना फाउंडेशन राष्ट्रीय स्तर पर प्रायोजित किया गया और इसकी खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, इन प्रांतों में तो इसकी शाखाएं क्रियाशील हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर देने के लिए मैं जब से आया तो मैंने ये पाया कि रचनात्मकता की भूमिका में लोग सुनते तो हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे भगवान सत्यनारायण की कथा में नारद जी ने भगवान नारायण जी से पूछा कि किम फलम किम विधानम, तो सबसे पहला सवाल फलम पर ही जिनसे मेरा संपर्क हुआ, जिनको मैंने चाहा कि इस संस्था से जोड़ करके समाज सेवा के क्षेत्र में, इसमें बहुत संक्षेप में कुछ बिंदु रखे गए हैं, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसके अंतर्गत आप चाहें तो विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, चिकित्सा विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, महाविद्यालय खोल सकते हैं, मतलब हर अच्छा काम इसके अंतर्गत किया जा सकता है। तो वो सब है, लेकिन उस सब के लिए जिस शक्ति की, मानव शक्ति की और धन शक्ति की, दोनों की आवश्यकता होती है, उसी की सीमा में रह करके हम आप कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो पहला शेर मैंने सुनाया, उस शेर का यही है कि हम प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न वही करेंगे कि जिससे समाज की भलाई हो। आज हमारे देश समाज में नशाखोरी की बीमारी इतनी ज़्यादा और ख़ास तौर से युवकों में इतनी गहरी
प्रविष्टि उसकी हो गई है कि उसको रोकने के लिए हम आपको प्रयत्न करना होगा, और कितनी सफलता मिलेगी हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कोशिश करके देखा है कि बार बार समझाने के बाद कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं आपको बता दूं उसमें संदर्भ देते हुए कि एक महोदय गायत्री पीठ से हरिद्वार से वहाँ संकल्प लेकर के आए कि अब मैं कोई नशा नहीं करूँगा, सात्विक जीवन जीऊँगा, और उनका साल श्रीफल दे करके सम्मान हमने कराया। बाद में हुआ क्या कि फिर उसी में लिप्त हो गए। तो एक बड़ी बात जो जैसे हमारे गायत्री पीठ में एक कार्य विशेष रूप से किया जा रहा है कि जो लोग नशा आदि बुराई छोड़ने के काम करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, लेकिन जिन्होंने नशा कभी किया ही नहीं या जो नशा करते ही नहीं उनको समाज में मंच पर सम्मानित करने का काम लोग प्राय नहीं करते, उनको सामान्य मान लिया जाता है, जबकि वे सबसे अच्छे उदाहरण हैं कि नशा खोरी बंद की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी खासतौर से मदिरा विक्रय करने वाले लोगों को आप सबने देखा होगा कि वो कभी मदिरा पीते नहीं। एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनको देख करके लोग अगर समझें कि ये खुद मदिरा नहीं पीते, हमें मदिरा पिला रहे हैं, तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो है हम इस तरह की बुराइयों से अपने को बचाएं। लेकिन इसके स्तर पर बिना घबराए हुए, बिना चिंतित हुए अपना प्रयत्न जारी रखना होगा। वृक्षारोपण, आज पेड़ काटे जा रहे हैं लेकिन पेड़ लगाने वाले लोगों की संख्या बहुत नगण्य हो। सड़क बनाने के चक्कर में इतने पेड़ कटे हैं कि उस तरह के पेड़ आज तैयार ही नहीं किए। फिर भी इस सब के बीच हमको चलते हुए वो कार्य करना है कि जिससे समाज का हर स्तर पर भला हो सके। साहित्य की महत्ता जैसा समाज है उसको दिखाने में नहीं, साहित्य की महत्ता समाज का पथ प्रदर्शक होने में है, समाज का नेतृत्व करने में है। अगर साहित्य इस दायित्व को निभाने में नाकाम रहता है तो साहित्य लोकोत्तर वरेण्य नहीं हो सकता, लोक युगों तक गौरवान्वित नहीं हो सकता। अगर साहित्य को गौरवान्वित रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि समाज का पथ प्रदर्शक बने, समाज का नेतृत्व करता बने साहित्य। और जो सरस्वती के सेवक हैं, ये सच है कि लक्ष्मी वाहन उल्लू पर सवार होकर के अधिकांशतः लक्ष्मी चारों तरफ अपना वैभव दिखा रही है, लेकिन सरस्वती सेवक केवल सच्ची सेवा को ही हंस पर आरूढ़ माता का दर्शन करके तृप्त होना जानते हैं, और उसी रूप में हमको साहित्य को आगे लेकर के चलना होगा। और जंगल में रोने से काम नहीं चलेगा, वहाँ रोइए जहाँ उस रुदन को सुनने वाला कोई, उनके बीच रोइए जो और लोगों तक उस रुदन को सुनाने वाले। अन्यथा कहा गया है कि जंगल में रोना अपना नैना खोना, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो हमको चुप नहीं रहना है, हमको क्रियाशील रहना है, हमको कर्मठता के साथ जितना बन सके अपनी सामर्थ्य भर कोशिश करना है कि समाज को संवारा जाए। तमाम दूषण हैं, तमाम बुराई हैं जो हमारी आंखों के सामने दिखाई देती है, लेकिन हम उस पर आंख मूंद लेते हैं कभी ये कहकर कि क्या करें, अपनों से ही हारना पड़ता है। अरे अपनों से हारने में तो कुछ भी मजा नहीं, अपनों से अगर जीत सकिए तभी उसमें मजा है। तो अपनों को जीतने के लिए उनका निरंतर
विचारों का इंजेक्शन लगाकर, विचारों की सुई लगाकर उनके विचारों में रूपांतरण करने की ज़रूरत है, परिवर्तन करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम कुछ समाज को दे सकें और समाज से वो ले सकें जिसकी कि हम कामना करते हैं, जिसकी कि हमारे सनातन युग से हमारे ऋषियों ने कामना की थी, हमारे मनीषियों ने कामना की थी। उस सब को अगर हम देना चाहते हैं तो हमको प्रयत्न जारी रखना पड़ेगा। आज इसी विषय पर जो कुछ भी हम चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से अपने प्रकृति देव की पूजा कर सकें, किस तरह से लोक देव की पूजा कर सकें और किस तरह से हम अपने साहित्य को सरोकारों से जोड़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और मैं इसी के साथ और शेष परिचय, जैसे हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय हैं, इनका परिचय आप सबने जाना और इनकी व्यस्तता इतनी है कि मुझको इन्हें फ़ोन करना पड़ता है, इनको बहुत कम मौका मिलता है कि ये मुझे फ़ोन करें। आज कल से इनका फ़ोन मुझे मिलना शुरू हुआ है, बाकी मैं यही प्रयत्न करता हूँ। तो इसी से आप समझ सकते हैं कितने व्यस्त रहते हैं, लेकिन उससे समय निकाल करके अगर यहाँ आए तो हम इनका विचार भी जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले जो प्राथमिक दायित्व हैं उसको हमें पूरा करना है। तो उस प्राथमिक दायित्व में पहला कार्य है कि हम अपने अतिथि देव का सम्मान करें और अतिथि देव का सम्मान करने के उपरांत उसके एक वृक्ष का आरोपित किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है इनके हाथों से। अच्छा। वो कार्य किया जाए और उस कार्य को करने के बाद हमारी जो विचार माला है वो प्रस्तुत की जाए। तो उसके लिए मैं, और हाँ, इसी के साथ एक और कार्यक्रम है। मैंने ये चाहा है कि आप हैं मनसाराम वर्मा जी, मनसाराम वर्मा जी हैं। ये प्रकृति सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य कर रहे हैं। तो इन्हें मान पत्र द्वारा सम्मानित किया जाना। और ये हमारे राम नेवल वर्मा जी हैं, ये भी इस दिशा में बहुत प्रयत्नशील हैं, इनको भी मान पत्र द्वारा सम्मानित किया जाना। और हमारे ये जो दो व्यक्तित्व जो साहित्य महारथी हैं हमारे इस क्षेत्र के, इनको साहित्यिक सम्मान द्वारा सम्मानित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। और उसके लिए मान पत्र हम अपने मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से प्रदान करना चाहेंगे। तो उसके लिए कुछ क्षण हो सकता है कि मैं आपके बीच में न रहूं, क्योंकि उसकी औपचारिकता पूरी करनी पड़े। तब तक के लिए आप हैं कमलाकर शुक्ल कमल, संस्कृत भाषा के मनीषी और संस्कृत महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं। नहीं, यहाँ संस्कृत महाविद्यालय दुगवा है, वहाँ से सेवानिवृत्त हैं। और दूसरे ये राम धीरज तिवारी धीर जी हैं। ये सामयिक साहित्य संगम अयोध्या के अध्यक्ष हैं। और बाकी हम सभी उसी संगम की एक एक छोटी छोटी नदियां हैं जो उसमें मिल कर के अपनी थोड़ी थोड़ी जलराशि भेंट किया करती हैं। तो आप हैं राम नेवल वर्मा जी, आप हैं मनसाराम वर्मा जी जो प्रकृति सेवा में विशेष अग्रणी, और आप बाबू मनोज सिंह जी हैं, ये भदौली के भद्र व्यक्तित्व हैं और साहित्य सेवी हैं। आप हैं रामजन्म वर्मा जी, रामजन्म यादव जी, ये भी साहित्य सेवा के क्षेत्र में और लोक सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्यकर्ता हैं। आप सेवा और आप पांडे, हाँ, आप जो है मेरे नावा राशि हैं। राधे श्याम पांडे ये भी है, मैं भी हूँ। बस इतना है कि ये लेखपाल से सेवानिवृत्त होकर के साहित्य सेवा में लगे। और आप
आपसे तो परिचित मैंने करा ही दिया है। ये हमारे लोक संचेतना फाउंडेशन के प्रांतीय, ये उत्तर प्रदेश के प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं। और आप हमारे तिवारी जी हैं, रुपेंद्र कुमार तिवारी, रुपेंद्र कुमार तिवारी जी, ये हमारे इस लोक संचेतना फाउंडेशन के फाउंडेशन है। हाँ, जो कुछ भी गतिविधियाँ, हाँ, इनके बिना मैं कोई कार्य कर नहीं पाता। बस ये इतना। तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय जी राय साहब को मंचासीन है, मंचासीन कीजिए। अब आपको आप मंचासीन कीजिए। मतलब चूंकि राजघराने ऐसा है, 1 मिनट जी, द्वारा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिया जा रहा है जी, आप उनके हाथ में दे दीजिए, केवल जी, उनके हाथ में दे दीजिए। जी, जी, जी। मालूम हो कि वो तो रहना ही अच्छे बैठ गए। आप तो नहीं बैठने वाले। ये सरिया था जो समाज के लिए समस्या प्रदान कर देते हैं, और दोष सरकारों को दिया जाता है। जो भी आने वाली सरकारें हैं उन सबको दिया जाता है, लेकिन करते हम ही हैं। तो वो कैसे सुधारा जाए, उसमें क्या किया जाए, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अगला बिंदु जो है वो है कि हम प्रकृति को औषधीय पौधों से और पर्यावरण के लिए विशेष रूप से संवर्धक पौधों से कैसे संवलित करें और उनको कैसे संवारें, इस दिशा में क्या हम कर सकते हैं, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और तीसरा बिंदु खास तौर से साहित्य को लेकर के है। चाहे छोटे से छोटे स्तर पर क्यों ना हो, साहित्य की जितनी विधाएं हैं सब महत्वपूर्ण हैं, और उनका साहित्य मंचों पर प्रस्तुतिकरण केवल इस उद्देश्य से ना होना चाहिए कि हम उसको प्रस्तुत कर लेंगे, बल्कि होना ये चाहिए कि उससे हमारे समाज को क्या प्रेरणा मिली, हमारे समाज ने क्या ग्रहण किया, और हमारे समाज को क्या दिशा मिली, क्या रास्ता मिला, और कैसे हम साहित्य को इस रूप में समाजोन्मुखी बनाने का कार्य कर सकते हैं। आप सब जानते होंगे, आप सब तो अध्येता हैं, और इस नाते जानते होंगे कि हिंदी साहित्य के विकास प्रवाह में जो हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल या आदि काल कहलाता है, फिर भक्ति काल कहलाता है, फिर वेद काल कहलाता है, फिर आधुनिक काल कहलाता है। इन कालों में आप देखें कि कब साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक रहा है, और कब साहित्य समाज की अभिव्यक्ति मात्र रहा है, समाज जैसा है वैसा रहा है। आप पाएंगे कि वीर गाथा काल में चूंकि युद्धों का काल था, हमारा देश संक्रांति परिस्थितियों से गुजर रहा था, जिसके कारण से जैसा समाज था युद्ध का, वैसा ही वर्णन वीर गाथा काल में देखा जाता है। भक्ति काल में साहित्य ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया, और सब तरह से पीड़ित और कुचली हुई उपेक्षित जनता को भगवान का आश्रय दिला करके उसके भीतर
आस्था का और अपने संस्कृति के प्रति निष्ठा का संचार करने का काम पथ प्रदर्शन करते हुए भक्ति काल में किया। रीति काल में फिर राजाओं के यहाँ दरबारी कवि हुआ करते थे। राजाओं को जो अच्छा लगता था पुरस्कार की लालच में वही सुनाने का कार्य करते थे। इसलिए श्रृंगारिकता का और यहाँ तक कि कहीं कहीं तो किन्हीं लोगों ने वासना के चित्रण का आधिक्य प्रस्तुत करते हुए एक तरह से हमारे समाज को दूषित करने का ही काम किया। आधुनिक काल में जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि फिर से समाज का, लोक का मार्गदर्शन करता हुआ साहित्य आगे बढ़ता है और लोगों को देशभक्ति के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की विपरीत परिस्थितियों को संवारने के लिए आधुनिक काल के विभिन्न युगों में हमारा साहित्य काम करता हुआ दिखाई देता है। तो कौन सा साहित्य वरेण्य है आप होता ही जानते हैं। तो उस पर भी एक दिशा दर्शन जो आज हमारे बीच उपस्थित सुधीजन हैं वो प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। और इस सिलसिले में सबसे पहले मैं भाई मनसाराम वर्मा जी से उनकी मंशा जानने के लिए कि वे अपना जो उद्देश्य लेकर के चले हैं उस उद्देश्य में सामयिक साहित्य संगम और लोक संचेतना फाउंडेशन को किस रूप में सहयोग देने का पात्र पाएंगे और क्या वो करना चाहेंगे उसकी प्रायोजना प्रस्तुत करें। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारी कोशिश हमारी सामर्थ्य के अंतर्गत होनी चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि आगे चल करके जब 31 अक्टूबर आए तो पटेल जी की जो इस राष्ट्र की एकता के विशेष कला का पुंज रहे हैं उनकी जयंती अपने क्षेत्र में विशेष रूप से मनाई जाए। तो वो सब रूपरेखा यहाँ आज संक्षेप में जरूर बननी चाहिए। भाई यहाँ पर उपस्थित सभी महोदय गुरुजनों मानव को मेरा सादर प्रणाम। मैं मणिप्राण संगठन जो हम लोग साकेत महाविद्यालय से पढ़ाई के दौरान ही संचालित किए थे। हम लोग का मेन उद्देश्य था समाज में जो भी जैसे कमजोर वर्ग हैं उनसे रिश्वत घूस ऑफिसों में कार्यालयों में लिया जाता है और तरह तरह के लोग सताए जाते हैं, उनके ऊपर कुछ आवाज़ बने, उनका सपोर्टर बने। इसलिए मैंने यह अभियान स्टार्ट किया था। और पर्यावरण, इसमें पर्यावरण का शब्द इसलिए जोड़ा गया कि क्योंकि बिना पर्यावरण से ही बुद्धि का विकास होता है और बुद्ध से ही मानव में चेतना लाई जा सकती है। पर्यावरण से ही जल मिल पाएगा। पेड़ अच्छे रहेंगे, पेड़ हरे भरे रहेंगे तो ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगा और उससे शुद्ध जल मिलेगा, तभी हमारे बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि में चेतना आएगी, तभी हम कुछ ऐसा कर पाएंगे। इसलिए मैंने पूरे की पूरी एनजीओ को अपने पर्यावरण से ही जोड़ दिया। पेड़ पौधे जगह जगह जाते हैं, शादी विवाह में वहाँ पौध वितरित करते हैं, वर वधू को और पौध लगाने का भी काम करते हैं। बर्थडे पार्टी वगैरह होता है, मानव जी ने फाइल देखी होगी हमारी, उसमें मैंने कई जगह पर जाके पौधे लगवाए। और ये लोगों को हिदायत भी देता हूँ कि पौधे लगाइए। बच्चे हैं तो उनको फुलवारी के लिए पौधे देते हैं कि आप फूलें लगाइए। आप अपने बर्थडे पे 1000-2000 खर्चा कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपये का पौधा लगाइए, आपको जीवन भर याद रहेगा कि हमारे पौधा बर्थडे पर। ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है, इससे पर्यावरण को मैं सुरक्षित भी कर सकता हूँ। वर्तमान समय में मैं नदियों पे जुट गया हूँ। हमारा एक मिशन चल रहा है, मड़हा बिसुरी नदी बचाओ अभियान। मैं 2019 में इस मिशन पे काम किया था, तो उसमें हमारे यहाँ के डीएम थे अरुण कुमार झा, अरुण कुमार जी झा साहब जी। तो उन्होंने उस मड़हा की सफाई करवाई थी। लगभग 23 लाख के आसपास में थोड़ा बहुत सफाई उन्होंने मेहनत करके करवाई थी। लेकिन अब उसको और अच्छा रूप देने के लिए मैंने मड़हा और बिसुरी दोनों को मैंने गोद लेने का काम किया और मैं उसको तन मन के साथ, पूरा लगन के साथ मैं उसको सफाई करवाऊंगा।
और दोनों तटों को जो भी उस पर कब्जे हैं खेती बाड़ी से उसको आज़ाद करवाऊंगा और दोनों तटों को हरियाली से ओतप्रोत करवाऊंगा ताकि उसमें जल संचय बना रहे। तो जल संचय बना रहेगा तभी हम जो है दक्षिण दिशा में जाते हैं तो वहाँ पर समर सेबुल लगता है, शायद सब नीचे से मोटर लगता है, पानी ऊपर आता है, वो प्रक्रिया दूर हो पाए। अगर वहाँ नहीं दूर कर पाएंगे तो हमारे यहाँ भी सरयू नदी भी जाने वाली है। हाँ 10 साल पहले सरयू नदी जो थी आज नहीं रहेगी, नहर के बराबर होगी मान लो। ये हमें इस पर विचार देना चाहिए, विचार करना चाहिए। और चुनाव का भी माहौल हो, ऐसे भी कोई माहौल हो तो सरकार को हमें जरूर जागरूक करना चाहिए। कुर्सी ले लीजिए। और इस पर मैं ये भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार यहाँ पर बांध बनाने जा रही है सरयू नदी पे। बांध बन जाएगा तो और भी समस्या आएंगी, हम नदी को संचित नहीं कर पाएंगे, समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी। इसलिए हमें पेड़ लगवाने चाहिए। मेन उद्देश्य पेड़ जितना भी हो सके, जितने भी ग्राम समाज हैं, जितने भी सरकारी ज़मीन है, चारागाह है, कहीं कहीं हरियाली है, सड़क के किनारे पेड़ रहेंगे तभी जल को बना पाएंगे, जल का संचय तभी होगा। क्योंकि जितने पौधे ऊपर से जल खींचते हैं, जो बारिश होती है वो ज़मीन में जब जल गिरता है तो जड़ों के माध्यम से उसमें आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण, नहीं तो जल नीचे चले जाते हैं। 5 साल पहले खेतों में पानी सींचा जाता था तो 3-4 घंटे 2 दिन रहते थे पानी, अब सीख जाते हैं क्योंकि उसमें कीटाणु वो नहीं रहेगी, वो जीवाणु नहीं रहेगी, वो बैक्टीरिया नहीं रहेगी, वो लसीलापन नहीं रहेगा मिट्टी में, मिट्टी भी खराब हो चुकी है। तो इसलिए मेरा मेन उद्देश्य है कि पर्यावरण पे पेड़ से अधिक से अधिक लगाया जाए ताकि नदियों को जीवंत बनाया जा सके। और खेतों में जो कीटनाशक रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम विष है, स्वास्थ्य के लिए विष है। अगर इसको रोकेंगे नहीं तो कोराजन जैसे हम खा रहे हैं, कोराजन वास्तव में मुख्य रूप से खा रहे हैं, आलू टमाटर प्याज सब में कोराजन का प्रयोग हो रहा है। चिकन देख के हम ले आते हैं बाजार से, उसमें खाते हैं, उसमें उसी का प्रयोग होता है। तो यही कारण है गठिया, वायु बतास, दमा, कैंसर, लकवा, यही है। आज के 50 वर्ष पहले ऐसे क्यों नहीं थी बीमारियाँ? इतने अस्पताल कहाँ थे? कुछ नहीं थे इतने, लेकिन उसी का परिणाम है हर घर में दवा, भोजन इसके बाद दवा, बिना दवा के कोई चल नहीं रहा है। वो इसी का दूषित परिणाम है। अगर हम ध्यान से आध्यात्मिक रूप से सोचेंगे तो सब सारे के सारे इसमें जो कर रहे हैं 20% ऑक्सीजन हम केवल पा रहे हैं, अपनी नाक से 20% ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, बाकी सब मिश्रित गैसे ही है। 20% शरीर कहाँ स्वस्थ होगा? कतई नहीं स्वस्थ हो सकता है, बीमारी रहेंगे। 30 साल 40 साल अवस्था है ये। और ये जो कोरोना काल चला था थोड़ा सा पर्यावरण सही हुआ था, लेकिन संज्ञान में आया है कि उसमें वैक्सीन खराब थी, इसमें जो है हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही है। वो उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो है हम ये कहते हैं वो चीज़ नहीं था। इस समय जो पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण का जो प्रदूषण है, पेड़ कट चुके हैं, 20% ऑक्सीजन से हम नहीं चल पाएंगे, धूप में नहीं सह पाएंगे, बीमारियां उसी कारण है, ऑटोमेटिक लोग मरे जा रहे हैं। रही बात जानवरों पे, तो जब तक मैं देसी नुस्खा नहीं अपनाएंगे गांव में, खाद, घर की खाद, सड़ी खाद खेतों में नहीं डालेंगे, तब तक जानवर भी दूध सही से नहीं दे पाएंगे। 10 लीटर जहाँ दूध भैंस देती थी, आप 2 लीटर में सीमित हो गई है। न उनको चढ़ने का स्थान, उनको जाने का स्थान। और साहित्य की बात में शिक्षा, मैं 4 साल से निःशुल्क कोचिंग चलाया हूँ, गरीब परिवार के बच्चों को एकदम निःशुल्क, फ्री। यहाँ तक कि मैं पेंसिल कापी भी देने का काम किया। मैं चाहता हूँ कि अगर शिक्षित होंगे तो आगे कुछ न कुछ विकास करेंगे। कितने भी दबे कुचले होंगे उनमें भी कुछ भावनाएं आएंगी और आगे बढ़ के हमें कुछ नहीं देंगे, लेकिन एक नाम तो रहेगा कि हाँ कहीं हम भी पढ़े थे। तो मैं भी कोचिंग चला, अभी भी कोचिंग चला रहा हूँ। उसमें भी जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको मैं फ्री सेवा देता हूँ। बस इतनी बात है हमारी। वर्मा जी ने अपनी मंशा अपने नाम के अनुकूल जाहिर किया। ये ज्वलंत समस्या है, अपने आप में प्रमाणित है। हमारी नदियाँ सूख रही हैं, हमारे सरोवर सूख रहे हैं, हमारा जल का, धरती के भीतर का जल स्तर घट रहा है। वही हमारी धरती के जो हमारे लिए पीने योग्य जल है वो
इस धरती पर जो जल विद्यमान है उसका सिर्फ 3% है। उस बाकी 97% जो जल है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो समुद्र में भरा हुआ है। हमारे लिए जो उपयोगी जल है वो हमारी धरती के भीतर है, और धरती के साथ साथ जो है हमारी जो नदियों में, तालाबों में जो है ये सब है। आपको जानकारी होगी कि एक सुविकसित बाज का पेड़, ये हिमालय के प्रांचल में विशेष तौर से पाया जाता है। बाज का पेड़ उतने जल का संरक्षण करता है जितना कि भाखड़ा नांगल बांध में संरक्षित जल। और जहाँ बाज का पेड़ रहता है वहाँ मुश्किल से 1 हाथ 2 हाथ आप खुदाई करिए, आपको पानी मिल जाएगा, फव्वारा छूटे। ये स्थिति है। तो हम उन वृक्षों को लगाएं। हम लोग ज़्यादातर बीच में क्या हुआ कि एक तो कागज़ की फैक्ट्रियों के लिए, और दूसरा ये है कि जल्दी में विकास पाने के लिए हम लोगों ने यूकेलिप्टस को, नीलगिरी को लगा दिया। और इसका काम है धरती के भीतर का भी जो जल है और पर्यावरण में भी जो वातावरण में जल है उसको वाष्पित करके उड़ा देना और धरती के भीतर रहने न देना। ये दलदली भूमि के लिए जहाँ उपयुक्त माना गया था, जहाँ उसको उपयोगी बनाया जाए, इसको हम लोगों ने व्यवसाय बना लिया, जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज हमारा पर्यावरण अत्यंत प्रदूषित है। तो ये वर्मा जी का जो मिशन है, इस मिशन में मैं आप सबसे ये चाहूँगा कि हम लोग इनके इस मिशन में अपनी हर संभव भूमिका सहयोगात्मक रूप में देने के लिए कार्य करें। मैं लोक संचेतना फाउंडेशन की ओर से भाई मनसाराम जी को ये आश्वस्त करता हूँ कि लोक संचेतना फाउंडेशन जो भी संभव होगा वो आपकी सहायता के लिए, आपके सहयोग में, आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। अब खास तौर से इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में बात की। वास्तविक शिक्षा ही वास्तव में वास्तविक सरोकारों को विकसित करती है। हमारा देश जब धीरे धीरे पिछड़ता गया तो उसका कारण है शिक्षा से दूर होता जाना। कभी आप सब चर्चा करेंगे, हमारे देश में आप सब जानेंगे कि मेगास्थेनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान की ओर से राजदूत था, उसने हमारे देश में केवल 7 जातियों का उल्लेख किया है, और वो व्यावसायिक जातियाँ थी, वो इस तरह की जातियाँ नहीं थी। ये जो जातियाँ हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ती गई, उसका सिर्फ कारण ये है कि 1828 में इस देश के लोगों को बांटने के लिए, कि जिससे कि इस पर शासन करना है, तो इनको बांट करके एक दूसरे का द्वेषी बनाना है। उस समय कारीगर, बुद्धिजीवी, शिल्पी और यही सब जातियां उस समय थीं, और कोई वैसी जाति नहीं थी। वर्ण व्यवस्था चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशा के आधार पर थी, जिसमें जन्म का कोई आधार नहीं था। लेकिन जन्म आधार बना, क्यों बना, इस पर कभी विस्तार से अगर चर्चा हो तो मैं इस पर अपना आख्यान जरूर देना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए कोई विशेष अवसर आज वो अवसर नहीं है। तो शिक्षा जो है जागृति का आधार, यानी समाज के जितने भी दूषण हैं, यदि उपयोगी शिक्षा और वो शिक्षा जो तीनों सामर्थ्य को हमारे भीतर स्थापित करती है, कर की और मन की कुशलता तथा चारित्रिक औदात्य का जो सतत विकास करे, उसको शिक्षा कहते हैं। ये 3 विशेषता होनी चाहिए: हस्त कौशल, मनोकौशल और चारित्रिक उदात्तता, चारित्रिक उन्नति। इन तीनों के समायोग से जाकर के शिक्षा एक पूर्ण स्वरूप प्राप्त करती है। आज जो शिक्षा हमारे समाज में विद्यालयों में दी जा रही है, ये शिक्षकों का विशेष तौर कोई जरूरी नहीं कि हर चीज कोर्स में फील्ड कर दी जाए तभी आप वो दें। आपको स्वतः ही अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नौनिहालों के लिए ये समझ करके कि ये जो हमारे सामने बैठे हैं ये राष्ट्र के भावी नागरिक हैं, इनको हम कैसे संवार करके राष्ट्र के लिए
उपयोगी रूप में प्रस्तुत करें, आदर्श रूप में प्रस्तुत करें, जिससे ये राष्ट्र के हित में लगे, समाज के हित में लगे और कभी भी देश के विघात से अपने को परे रखें। ये सब तब होगा जब इन तीनों लक्षणों से संपन्न उपयुक्त शिक्षा हमें प्रस्तुत मिलेगी, और ये कार्य शिक्षा से ही हो सकता है। अज्ञानता जैसे जैसे बढ़ती जाती, तमाम अंधकार हमें घटाटोप की तरह घेर लेते, उससे मुक्त होना है तो शिक्षा का वो स्वरूप हमारे सामने आना चाहिए जो सर्वतोभावेन सबके लिए कल्याणप्रद है और सब प्रकार के मानवीय संदर्भों को समुन्नत करने वाला है। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने बीच में आदरणीय भाई आदरणीय भाई रामनवल वर्मा जी हैं, उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि संक्षेप में अपना दृष्टिकोण इस संबंध में प्रस्तुत करने का प्रयास करें। सबसे पहले लोक संचेतना फाउंडेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन अयोध्या नगरी में। और इसी कड़ी में हमारे इस साहित्य संगम के अध्यक्ष भैया राम मनन यादव और मनोज सिंह, आप सब हमारे इस समाज के जब से हमारा आपका संबंध हुआ तब से इतना बल मिला। हम इसमें नहीं चाहते कि कोई उम्र में छोटा है या बड़ा है, किसी चाहते इसमें नहीं मतलब। इतना बढ़िया हमें समावेश मिला सबका बीच में पा करके कि आज हमें इतना उत्साह मिल रहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि कितना कुछ आगे जितना कर लिया जाए कम। आज शर्मा जी 3 दिन से जब से हमें बताया कि कोषाध्यक्ष जी आ रहे हैं और कोई लोगों को इकट्ठा करके कुछ विचार विमर्श किया जाए, इस पर निर्णय लिया जाए कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। समाज भी बहुत अछूता है, हम समाज के विकास के लिए कम ध्यान देते हैं, कम समय देते हैं जितना कि उसको जो है हम कहने मतलब कि अपमानित जगह से उसको गलत यूज करने के लिए हम समय देते हैं, विचार देते हैं। इसी में हमारा समाज लालच में और लोभ में फंसा हुआ है। हमें चाहते इससे हटकर कुछ किया जाए। आज हम तो गौरव की बात करते हैं कि हमें आपको बहुत भाग्य से जो है मनुष्य का जन्म मिला है। इसमें अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर भविष्य में कुछ नहीं हो पाएगा। हमें अपने समाज को, अपने इस देश को जितना हो सके उतना अपना सहयोग के रूप में, चाहे पर्यावरण के रूप में, चाहे जीव जंतु को जो है सुरक्षित करने के रूप में, चाहे जो है प्रदूषण को मिटाने के रूप में, किसी भी कहीं भी हम शिक्षा के रूप में कहीं कहीं सहयोग करें, ये हमारा जो है नैतिक कर्तव्य बनता है। आज अब शुक्ला जी अभी देखो, कोषाध्यक्ष जी अभी देखो, दोनों आदमी कभी नहीं परिचित थे, लेकिन जरा सी बात पर दोनों आदमी एकदम गांव के पास हर जिले के पड़ोसी हो गए। तो बड़े भाग्य से सब कुछ मिलता है। हम पहले शर्मा जी को नहीं जानते थे, बल्कि सुनाई साहब पढ़ने आते जाते यहीं से हमें जाते। जब आपके पिताजी थे, हमारे गुरु थे, हिंदी पढ़ाते थे, तो कहने मतलब कोई कहीं किसी बचा नहीं है। बस इतना है कि अगर हम किसी को याद करते हैं या स्वार्थ में याद करते हैं, या तो कहीं संगत कोई पड़ जाती है तो याद करते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि सबको जो है आगे ले चलने के लिए हमें हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग लेते हुए और जितना हो सके समाज का, इस देश का, हम यथाउचित उनका सहयोग करें, उनका जो है पालन करें, जिससे हमारा आने वाला निकट भविष्य जो है उसको लाभ मिले। कभी कभी हम देखते हैं, हम तो ज़्यादा प्रभावित तो यादव जी से हैं। इनकी पहली मुलाकात जब हुई थी, इन्होंने जब बताया मैं कलकत्ता में ड्यूटी था रेलवे में, और ड्यूटी के बावजूद इन्होंने जितना जो कुछ अपने कलम से लिख लिए हैं, मैं तो बड़ा ताजुब मानता है। ड्यूटी कब करते थे, कब इनका जो है कलम चलती थी। अब अच्छे अच्छे लोगों के बीच में, चाहे 100 आदमी हो, चाहे 50 आदमी हो, कोई कोई बात ऐसी होती है कि जवाब देने में असमर्थ हो जाती है। तो ये क्या है, एक तरह से ये जो है अगर शिक्षा ना होती, जानकारी ना होती, तो हम किसी के सामने अपनी बात प्रस्तुत कर सकते थे, संभव नहीं था। मनोज भैया
पड़ोसी हमारे थे, आज के हम 2 साल पहले हम नहीं जानते, मुलाकात जरूर होती लेकिन बाई फेस या कोई हमारा टेंशन नहीं। तो कहने मतलब बड़े भाग से सब कुछ मिलता है। आज ये जो गोष्ठी हो रही है 4-5-10 आदमी है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा जो है संदेश है। हम सर को जो फोन करेंगे कि मैं भला बोल रहा हूँ, तुरंत हाँ बताइए। हम थोड़े से बस 2 मिनट में अपनी बात मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। कुछ हमारे अंदर जुनून था, जैसे मंसूर भाई के अंदर है। सरदार पटेल को लेकर के हमने इतना बड़ा मुहिम चलाया था, आपसे बताऊँ कि दिल्ली में 2014 में जब मोदी जी की चुनाव चल रहा था, उस समय हमने सरदार पटेल को हमने कहा सरदार पटेल को इतना जो है चाहे उसको अपमानित किया जाए, चाहे उनको किनारे रखा गया था, कैसे क्या था कांग्रेस के समय में। उनको आज मैं कहीं कहीं पूछता हूँ कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, तो उसको लोग नहीं पता है, आज तक किसी नहीं पता। लेकिन उनका जो है समाज स्थल की जगह दिल्ली में जैसे सारे लोगों को शांति वन में है, उनको कहीं जो है सम्मानित नहीं किया। इसका मैंने मुहिम चलाया। आखिरकार जब मुहिम हुआ, हमारा राष्ट्रपति के हम और प्रधानमंत्री के सैकड़ों एप्लीकेशन पड़े, विज्ञापन गए, आज उसका हमें प्रतिफल यह मिला, कम से कम सरकार सरदार पटेल के नाम पर लोहा मांगा, मिट्टी मांगी, है ना। उसके बाद स्टेचू जो है वहाँ हमें अभी देखो पिछले 17 सितंबर को एक यहाँ से 55 लोग गए थे, 55 लोग यहाँ से जो है स्टेचू का दर्शन कर रहे थे। तो कहने किसी क्षेत्र में हमें कहने मतलब कि बस इतना हम चाहते हैं कि किसी क्षेत्र में हमें जानकारी करना है, एक जुनून होता है। हम छत्तीसगढ़ गए, सूरत, गुजरात, माने हर जगह गए अपने समाज में, और बड़े बड़े मेजॉरिटी में बैठने का मौका मिला। तो यही सीखने को मिला कि अगर समाज में आप कुछ करोगे तो आपका नाम जरूर होगा। और ज़्यादा क्योंकि समय नहीं है, मैं चाहता हूँ किसी को बोलने का मौका मिले फिर कभी। इसके लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपने बीच में उपस्थित आदरणीय रामधन यादव जी से निवेदन करूँगा कि वे आज इस कार्यक्रम में अपना दृष्टिकोण देने की कृपा करें, जिससे कि हम आगे की योजना को स्वरूपित कर सकें। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की धरा से पधारे हुए और समय बड़ा बलवान है दायक परमानंद। तो जो आप लोक संचेतना फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, ये सौभाग्य हमको जो आप सबके बीच यहाँ उपस्थित होने के लिए मिला, ये वर्मा जी ने हमको बताया, वरना हमको कहाँ मालूम था। लेकिन बड़े ही सौभाग्य की बात है। और माँ भारती के दिव्य मंदिर के पुरोहित हमारे बीच में परम श्रद्धेय करुणाकर कमलाकर शुक्ल जी के चरणों में मैं बंदर अभिनंदन करते हुए भाई मनसाराम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए और परम श्रद्धेय श्री पांडे जी के चरणों में नमन करते हुए और तिवारी जी को भी प्रणाम करते हुए परम आदरणीय परम श्रद्धेय राधे श्याम पांडे जी को भी सादर नमन करते हुए भाई साहब को प्रणाम करते हुए और ये हमारे बीच में भाई मनोज सिंह, आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद और राम न्योल भाई को भी बहुत बहुत साधुवाद, आपको भी मेरा प्रणाम। देखिए चर्चाएं जो यहाँ पर हुई बहुत ही सार गर्भित और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पहुँचकर। वास्तव में आज हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारे ही बच्चे जो हमारे बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वो उनका रास्ता जो है कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, जिससे कि अच्छे राष्ट्र के निर्माण होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज अधिकांश बच्चे जो हैं वो नशाखोरी की हालत में, तो इसके लिए जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसलिए उनको वो संस्कार शुरू से हम नहीं दे सके जिस संस्कार की उनको आवश्यकता थी। रही बात इंसान, देखने में तो सभी लोग इंसान हैं, लेकिन क्या देखा जाए तो क्या इंसान के रूप में हम सभी इंसान हैं? शायद जवाब आएगा नहीं। इंसान वही है जिसके अंदर इंसानियत हो। 2-4 लाइन से मैं आप सबको, क्या मगज ए रब मेरे तूने दिया इंसान को,
क्या मगज अरे रब मेरे तूने दिया इंसान को, अरे क्यों नहीं पहचानता इंसान खुद इंसान को। क्या बात। बेसहारों पे रहम कर, बेसहारों पे रहम कर, जुल्म करना छोड़ दे, अरे टूटे दिलों की डोर को टूटे दिलों से तोड़ दे। नफरते अंजाम में, नफरते अंजाम में ये आसियां जल जाएगा, नफरते अंजाम में ये आसियां जल जाएगा, फिर बता बुत काट के तू ही कहां बच पाएगा। मिट्टी के खिलौने हो, मिट्टी के खिलौने हो, आखिर तो टूट जाओगे, मिट्टी के खिलौने हो, आखिर तो टूट जाओगे, अरे जहां से आए हो इंसान वहीं फिर लौट जाओगे। धर्म और मजहब के झगड़े सब यहीं रह जाएंगे, धर्म और मजहब के झगड़े सब यहीं रह जाएंगे, अरे मर गए इंसान जो फिर लौट कर ना आएंगे। दे दिखा इंसान बन इंसान तू इंसान को, और इंसान तू इंसान हम, यूं तो सभी इंसान हैं, इंसान तुम इंसान हम, यूं तो सभी इंसान हैं, पर काम जो इंसान के आए सच वही इंसान है। और दे दिखा इंसान बन, दे दिखा इंसान बन इंसान तू इंसान को, दे दिखा इंसान बन इंसान तू इंसान को, अरे पाया जन्म इंसान का तो प्यार कर इंसान को, पाया जन्म इंसान का तो प्यार कर इंसान को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सिंह जी विद्यमान है, मनोज सिंह में जो ओज है, मन में ही ओज नहीं है, उनके व्यक्तित्व में ओज है, और उस ओज के साथ मैं ये चाहूँगा कि साहित्य धर्म के संबंध में अपना विचार देने का कष्ट करें। साहित्य धर्म क्या होना चाहिए? भाई सबसे पहले मैं, आप छत्तीसगढ़ से पधारे हैं, मैं आपके सम्मान में दो लाइन कि बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, जुबा पर खुशी की कहानी रहेगी, और दमकते रहे खुशियों के सितारे, बस आपके आगमन की मेहरबानी रहेगी, बस आपके आगमन की मेहरबानी रहेगी। और मैं भाई अभी इसको बहुत ज़्यादा इसमें हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि लोक संचेतना फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी आप सब जैसे हमारे समाज की, हमारे देश की में लगे हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक चीज़ हम और कहूँगा कि आपने करीब 15 मिनट तक शिक्षा पर ही अपनी बात रखी आप, लेकिन हमारा अपना मानना है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना बहुत जरूरी है। जैसे यादव जी ने संस्कार की एक बात कही, हम ये देख रहे हैं कि शिक्षित तो बहुत हैं, शिक्षित तो बहुत है, कई डिग्रियां उनके पास हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं, संस्कार विहीन है। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना चाहिए। अच्छा, अब आप सब लोग एक एक मिशन पर जुटे हैं, तैयारी में हैं। हमारा तो कोई अपना अभी मिशन नहीं है, लेकिन हम अपना सबसे बड़ी वरीयता, सबसे बड़ा मिशन माँ बाप को मानते हैं। और हमने कई बार ये पढ़ी है कब सम्मेलन में, माँ बाप के सम्मान में। भला एक बार, दो बार, 4 बार पढ़ा जा सकता है, लेकिन हर तक नहीं पढ़ा जा सकता, और लोग कहेंगे कि वही बार बार हो जाए। लेकिन हमारा अपना ही मिशन है कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि कि ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है, फिर भी लोग अनजान हैं, और धरती पे रूप माँ बाप का ये विधाता की पहचान है, विधाता की पहचान। मैं पिता के सम्मान में, आप सब देखते होंगे कि पिता कितनी तपस्या से, कितना परिश्रम से, कितना त्याग तपस्या से हम लोग को
आगे पहुंचाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनके सम्मान में चल रहे हैं कि पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार हैं, पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार हैं, परेशानियों से लड़ने के लिए दो धारी तलवार हैं, बचपन में खुश करने वाले खिलौना हैं, नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाले बिछौना हैं, पिता जमीर है, पिता जागीर है, जिसके पास यह है वह सबसे अमीर है, कहने को सब ऊपर वाले देता है, पर भगवान का ही एक रूप पिता का सही होता है। अब हम देखते हैं एक अनुरुद्धाचार्य जी हैं, वो वृद्धाश्रम चलाते हैं, आप लोग टीवी पर देखते होंगे, कितनी माँ उनके पास मतलब रहते हैं, उनका सेवा सत्कार करते हैं, जो कि अपने माँ को यहाँ से निष्कासित कर दिए हैं, घर से निष्कासित कर दिए हैं, तो वो माँ की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ माँ के बारे में कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांजकर 4 बेटों को पाल लेती है माँ, पर दुल्हन आने पर 4 बेटों से माँ पाली नहीं जाती। अब संस्कार का जहाँ तक बात आता है, हम लोग अपना संस्कार भूल गए कि प्रातः काल उठ के रखना था और माता पिता गुरु नावे माँ था, लेकिन आज कोई अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करता है। उसके प्रांत में चल रहे कि किसी भी मुश्किल का किसी का हल नहीं निकलता, किसी भी मुश्किल का अब किसी का हल नहीं निकलता, शायद अब घर से कोई माँ का पैर छूकर नहीं निकलता, हालात बुरे थे मगर अमीर बनाकर रखती थी, हम गरीब थे बस ये मेरी माँ जानती थी, उनके ओंठों पर कभी बददुआ नहीं होती, एक माँ जो कभी खफा नहीं होती, सख्त राहों पर भी आसान सफल लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर दिखता है, ये मेरी माँ की दुआओं का। अल्लाह आप बहुत से सेवानिवृत्त हैं, हमारे पिताजी फौज में थे, बंगाल इंजीनियर ग्रुप 60 इंजीनियर राज्य में रेजिमेंट बंगाल इंजीनियर ग्रुप के जवान थे, सूबेदार यूनिवर्सिटी है। तो हमने देश के प्रति अपनी तो बहुत श्रद्धा है, बहुत देश को, लेकिन उस लाइन में हम आ नहीं पाए, कोई मजबूरी थी, लेकिन हम देश के नाम पर तमाम ऐसी कविता लिखे हैं जो कि हम आप सबके ही सम्मान में समर्पित करता हूँ, लेकिन यहाँ पर समय कम है, इसलिए मैं वो कविता या कुंजी समर्पित नहीं कर पा रहा हूँ और आप सबके सम्मान में। लेकिन 2 लाइन हम आपको जरूर सुनाएंगे कि जब आदमी बॉर्डर पर शहीद हो जाता है, उसकी पत्नी भी शहीद हो जाती है, वो भी अमर हो जाती है। इसलिए 2 लाइन कि चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़ों का नूर बढ़ा देती है, चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन, चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़ों का नूर बढ़ा देती है, वह अमर सुहागन हो जाती है जो भारत माँ पर अपना सिंदूर चढ़ा, वह अमर भारत माँ पर अपना सिंदूर चढ़ा। अब कोई इसका गलत बोले, जैसे भाई बहुत आदमी सोचते हैं चित्तू भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़ों का नूर बढ़ा देती है, तो बहुत लोग सोचते हैं अरे तो थोड़ा मारे, लेकिन उसके आगे की लाइन आप समझ लीजिए, उसके आगे की लाइन आप समझ लीजिए, चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़ों का नूर बढ़ा देती है, वह अमर सुहागन हो जाती है जो भारत माँ पर अपना सिंदूर चढ़ा। तो हमने तमाम बिंदु पर लिखा है शहीदों के नाम और तमाम ऐसे, लेकिन समय कम होने नाते से कोई यहाँ पर तो ऐसी कोई सूचना नहीं थी। फिलहाल हम जो हमारा विचार जो अपना है, इसके मैं धन्यवाद देता हूँ, जो गलती हुई उसको क्षमा चाहता हूँ। आप सबका बालक हूँ, बच्चा हूँ, अज्ञान हूँ, अनपढ़ हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ। ये सब लोग साथी हैं और संगी साथी छूट गए, काव न निभयो साथ, कब नानक ये विपत में टेके करम नाम। तो संगी साथी हो जाना अपने आप में तमाम कार्यों का निष्पादित हो जाना। और क्योंकि हमारे भाई मनसाराम जी ने शिक्षा का संदर्भ प्रस्तुत किया था, इसीलिए मैंने शिक्षा की जो परिभाषा है उसको बताया था। तो चारित्रिक अवदात्य में जितना भी संस्कार का उल्लेख आप करना चाहेंगे वो चारित्रिक अवदात्य के अंतर्गत ही आ जाता है। और मैं वस्तुतः आज ये
विचार विमर्श का क्रम रखना इसलिए चाहा था कि यहाँ हम लोग कुछ कार्यमाला प्रस्तुत करें जिसके आधार पर हम आगे बढ़ें, कुछ कार्य करते हुए दिखें, भले ही वो छोटा हो। अब जैसे ये हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष जी हैं, इन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ गड्ढा तैयार रखेंगे और अपने हाथे में आम का पेड़ लगवाना चाहेंगे, तो ये आपके लिए। और एक जो है मास्टर साहब मिनट में उन्होंने कहा कि मेरे विद्यालय में हाथा घिरा हुआ है, वहाँ जो है वृक्षारोपण का कार्य आप संपन्न करा सकते हैं। मेरी अपनी अवधारणा सिर्फ यही है कि वृक्षारोपण वहीं किया जाए, सरकारी वृक्षारोपण की तरह नहीं, वहीं किया जाए जहां उसके संरक्षण की उपयुक्त व्यवस्था हो, उनका पोषण किया जाए। वृक्ष हमारे पहले तो बच्चे हैं, उसके बाद हमारे पिता वही बन जाते हैं। जैसे कभी वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो वो जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे पिता बन जाते हैं और हमें अपनी छाया देते हैं। आप सबको एक उदाहरण मैं दे दूं। हमारे पड़ोस में एक डिप्टी जीएम साहब रहते रहे, उनकी धर्मपत्नी महोदया उस पर थी, वेंटिलेटर पर थी। अरे खुश रहो, वेंटिलेटर पर थी, तो वेंटिलेटर पर थी। 24 दिन में उनको 80,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर लगा। अगर उस कैलकुलेशन से देखें तो एक महीने में 24 दिन में तो 6 दिन और अगर जोड़े हैं तो उस तरह से एक महीने में 1 लाख रुपया हमें नहीं पता होता है, अनजाने में ही हमारी प्रकृति हमें प्राणवायु के रूप में 1 लाख रुपया प्रति माह प्रदान कर रही है। मैं उस समय की कैलकुलेशन के आधार पर कर रहा हूँ, और आज उसकी कीमत क्या होगी उसको आप सब जान सकते हैं। ये निरपेक्ष रूप से हमारे भगवान भगवान भास्कर हमें प्रकाश दे रहे हैं। अभी अंधेरा हो जाता है तो कितना बिजली की यूनिट खर्च होती है वो हम आप जानते हैं। तो हम ये देखें कि हम प्रकृति से जो पा रहे हैं उसके बदले में क्या अवदान हम अपनी प्रकृति को देना चाहते हैं, उसकी एक अपनी सामर्थ्य के अंतर्गत एक विस्तृत योजना बननी चाहिए जिस पर हम क्रमशः कार्य करते हुए दिखें। तो इसी संदर्भ को विशेष तौर से लेने के लिए मैंने आप सबका आह्वान किया था, और उसी आह्वान के क्रम में मैं अपने बार मुझे कहना पड़ता है नाम और रस्सी, तो पांडे जी इन्होंने अपने अथातो घुमक्कर जिज्ञासा के अंतर्गत बहुत कुछ जगह घूम करके देखा है, तो बहुत कुछ अनुभव किया होगा। तो क्या क्या काम उनको दिखता है कि वो किया जाना चाहिए, उसका उल्लेख वो अपने अनुभवों के आधार पर देगा। बस संक्षेप में हम लोग जो है, और इसके बाद जो है योजना बनाई है, कार्य किए। आप लोगों के बीच में उपस्थित साहित्य संगम के सदस्य हम राधेश्याम पांडे धर्मवीर आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। संचालन महोदय के निर्देशानुसार हमें भी कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। समयाभाव में बहुत ज़्यादा विस्तृत न कहा करके थोड़े में ही जो है जो कुछ भी हमारे समझ में है उसको आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। लोक संचेतना फाउंडेशन प्रधान कार्यालय ग्राम कृष्णापुर, अत्रालय पुनः तहसीलाबाद द्वारा हम आमंत्रित किए गए हैं, और मुझे अवगत कराया गया है कि जो है इस
लोक संचेतना फाउंडेशन के उच्च पदाधिकारी श्री राय साहब हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, जो कि हम लोगों को साहस जो है प्रसन्नता हुई और आपके दर्शन के लिए लालच होते हुए हम अपने हृदय रूपी हार से आप श्रीमान का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। उपस्थित सभी जो है हमारे बुद्धिजीवी विद्वज्जन यहाँ जो उपस्थित हैं, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद हमारी तरफ से स्वीकार हो। कहना तो बहुत कुछ है। देखिए, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर आप अपने जो है सत्य, चित्त और धर्म के रूप से आप धन अर्जन करते हैं, उसको अगर आप अपने जो है बच्चों को अपने परिश्रम से पालते पोसते हैं, तो आप 99% आप अपने दृष्टि को इस जगत लोक में दौड़ा करके देख लें, तो वह बच्चे विकसित होते हैं और वह हर लक्ष्य में आपका सहयोग प्रदान करते हैं। अगर आप दुष्कर्म से उनको संचित किए हैं, तो हर तरह की जो है बुराइयां आपको देखने को मिलेंगी और आपको हो सकता है उसको सहन करने की भी शक्ति प्रदान आपको करना पड़ेगा। ईश्वर नहीं करेगा, आप ही उसको जो है प्रदान करेंगे, जो आपके बच्चे आपको देंगे। रही बात तो जो है संचेतना फाउंडेशन और मणिपाल संगठन की बात रही वृक्षारोपण पर, तो अब इस अवस्था में, इस स्थिति में 80% से अधिक हमारे पास भी और हमारी सरकार के पास भी अव्यवस्थाएं सुचारू ढंग से पनप रही, जो कि हमको संभालने में ऐसे ही महान विद्वज्जनों और अपनी मंशा को सुदृढ़ रूप से अपने को सुरक्षित रखने में और जो है जनता को सुरक्षित रखने में, देश को सुरक्षित रखने में, वह जो है अगर अभियान जिस तरीके से चल रहा है इसको बढ़ाया जाए तो हो सकता है कि जो है संशोधन भविष्य में आ जाए। बहुत सी त्रुटियां हैं जिससे कि अव्यवस्था हर तरीके से टूटती जा रही है। पशुधन आपके धन से जो है अलग हो गया। उनके जो आप उनको देते थे, राशन देते थे, भूसा दाना पैदा जो कुछ भी देते थे, वो आपके खेत में जला दिया जा रहा है। जमीन का जो है भाग, जो ऊपरी भाग है, जो सतत हमेशा के लिए आपको शीतल बनाए रखते थे, वह प्रज्वलित हो रही है। तो मतलब वृक्ष जो हैं वो कट रहे हैं। हम आम जनों के लिए जो है, जो अच्छे अच्छे फलदायक वृक्ष थे, वो काट दिए गए या नष्ट हो गए या नष्ट किए गए। उसके लिए जो है
मात्र 2% लोग जो है इस पर अनुसरण कर रहे हैं कि जो है वृक्ष लगाया जाए। बाकी 98% इस तरीके से हैं कि जो कि उनको अपने बारे में खुद ही नहीं जानकारी है, तो मतलब जनता की और समाज की रक्षा क्या करेंगे। तो साथियों, बहुत अधिक नहीं कहने की आवश्यकता है। आप लोग अपने माध्यम से जो है इस जो कार्यक्रम चल रहा है उसको और तेज गति से बढ़ाएं और अपने प्रभाव में लेते हुए इस कार्य को सुचारू ढंग से करवाएं, यही हमें कहना है। और जो है हम आखिरी शब्द में आए हुए श्री राय साहब को भूल भूल प्रशंसा करते हुए और पुनः आगमन के लिए मैं आती हूँ। इसी के साथ जो है अपनी बात करता हूँ। बीज विदेशी खाद विदेशी का ताना बाना बनकर बिना विचारे वन बेचारे चले नए विकास पथ पर। हुआ विदेशी भोजन अपना लगी विदेशी बीमारी और विदेशी दवा कराने में जाती पूंजी सारी। अब तो स्वदेशी जड़ी बूटियां बिके विदेशी दाम पर, बेचा हमने राष्ट्र खाता। तो ये चर्चा भी चलती रहे और खर्चा भी होता है। हाँ, इसका खर्चा भी होता रहे। मैं आज ये भी चाहता हूँ कि हमारे जो उपस्थित जन हैं, ये आज की चर्चा के बाद एक कार्य योजना और जितनी भी संस्थाएं समितियां इस क्षेत्र में और विशेष क्षेत्र में, जैसे हमारे आप समझिए कि हमारी इस लोक संचेतना फाउंडेशन से संबद्ध जबलपुर में और भोपाल में संस्थाएं कार्य कर रही हैं जो इससे संबद्ध है। वाराणसी में भी एक संस्था इससे संबद्ध है, मेरठ में भी इससे एक संस्था संबद्ध है। ये संस्थाएं इससे संबद्ध होकर के अपना कार्य कर रही हैं। इसमें उनको फायदा ये हुआ कि उन्होंने अपनी समिति गठित कर ली, लेकिन उसके लिए कोई उनको रजिस्ट्रार परमानेंट सोसाइटीज में कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। वो एक ही संस्था के माध्यम से वो अपना अपना कार्य अपने अपने स्तर पर जो उनका उद्देश्य उसको संपादित करें। तो वो हम इस तरह से करें कि जैसे आज जो लगभग चर्चा सामने आई है, एक तो समाज सुधार कोई नया विषय नहीं है, ये सनातन से चला रहा है। क्योंकि रोज हम आज कपड़ा धुला पहना, तब गंदा होगा, फिर धुला जाएगा, फिर धुला। इसी तरह से समाज में जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी व्यवहार हैं, वो जैसे जैसे गंदे होते जाते हैं उसको सुधारने के लिए एक टीम आती जाती है और उसको सुधारने के लिए प्रयत्न करती है। ये कार्य चलता रहता है। तो आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर हम एक कार्य ये कर सकते हैं कि जैसे गांव-गांव में नशाखोरी को रोकने के संबंध में हम नुक्कड़ सभाएं कर सकते हैं, लोगों को बुला करके उनको संकल्प दिला सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। उसकी खामियाजा से हम ये बता सकते हैं। अभी कुछ ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं कि उसको बताऊं तो हम आपकी जो है रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे बीभत्स दृश्य नशे ने दिया, बीभत्स नहीं, भयंकर दृश्य दिया। तो वो सब जो है जब तक हम विचार को कार्य योजना में और कार्य योजना को जब तक व्यवहार में नहीं उतारेंगे, तब तक वो केवल हमारे भीतर का रच महेश निज मानस राखा ही रह जाएगा, पाए सुसमो सिवा संभागा नहीं। तो जरूरी है कि उस पर हम काम करें और ये शिक्षा के क्षेत्र में जागृत, प्रकृति के क्षेत्र में जागृत, इसी सबके साथ चलने वाली सतत प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। बहुत सारे मामलों में हम उस पर